अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या आपको प्रोग्रामिंग मुश्किल लगती है? बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आज की इस वीडियो के बाद प्रोग्रामिंग आपको बहुत आसान लगेगी अगर आप मेरी ये वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखते हैं। बहुत मुख्तसर वीडियो होगी, थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा, स्टार्ट से लेके एंड तक बताऊँगा, एक चीज़ एक दफ़ा बताऊँगा, रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने रिपीट करनी है तो खुद वीडियो रिपीट करके देखिएगा। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग विद सी। मैं आपको बड़े आसान तरीके से प्रोग्रामिंग के बारे में जो है वो बताऊँगा, समझाऊँगा, अच्छी-अच्छी एग्ज़ाम्पल्स के साथ। मुख्तसर सी वीडियो होगी, लाज़मी देखिएगा, एंड तक देखिएगा। आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती, लॉजिक नहीं बिल्ड कर सकते, सारा कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग विद सी। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके लिए हम एक ट्रांसलेटर इस्तेमाल करेंगे। डिवाइस सी प्लस प्लस का यूज़ जो है वो हम करेंगे, जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे। ये सॉफ्टवेयर आप लोगों ने यूज़ किया होगा, अगर नहीं किया मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल कर सकेंगे। फिर भी समझ ना आ रही हो, आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं, फेसबुक के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग विद सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। क्यों यूज़ होती है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस जो है वो बना चुका हूँ। जल्दी से प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आते हैं, डेस्कटॉप पे। तो ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हमने काम करना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स, इंटरफेस आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे। आपने यहाँ पे आके न्यू के ऊपर क्लिक करना है, सोर्स फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना कोड लिखना है। स्टूडेंट्स, कोई भी सी का प्रोग्राम हम लिख रहे हों, उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, कुछ लोग इसको लिंक सेक्शन भी कहते हैं। दूसरा पार्ट मेन फंक्शन, समटाइम इसको मेन सेक्शन कहा जाता है। उसके बाद सी स्टेटमेंट, कुछ बुक्स के अंदर इसको बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन भी कहा जाता है। तो कुछ भी कह सकते हैं, 3 पार्ट्स हैं, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और सी स्टेटमेंट, या लिंक सेक्शन, मेन सेक्शन, बॉडी सेक्शन, कुछ भी कह सकते हैं। कोई भी नाम जो है वो इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जो पहला पार्ट है प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, उसका बुनियादी मकसद लिंकिंग करना है लाइब्रेरी फाइल से, हेडर फाइल से। हम जो प्रोग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे लाइब्रेरी फंक्शंस का इस्तेमाल करके बनाएंगे। ये यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि लाइब्रेरी फ़ंक्शन क्या है। ऐसे बने बनाए फंक्शंस होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी से प्रोग्राम जो है वो बना सकें। अगर हम सारा का सारा कोड खुद लिखें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। जो जिसने ये लैंग्वेज बनाई उसने काम आसान कर दिया। बहुत सारा कोड उसने छोटे-छोटे फंक्शंस की सूरत में बना के रख दिया ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें, जिनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं। वो कॉमन टास्क जो हर प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है, हर प्रोग्रामर ने वो टास्क परफॉर्म करने होते हैं, उनके उन्होंने लाइब्रेरी फंक्शंस बना के रख दिए ताकि हम उसको इस्तेमाल करें, थोड़े टाइम के अंदर अपना प्रोग्राम जो है वो बना लें। जिनमें प्रिंटफ, स्कैनफ है, हर प्रोग्रामर इस्तेमाल करता है सी लैंग्वेज के अंदर यूज़र से इनपुट लेने और स्क्रीन के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए। तो उसकी हेडर फाइल हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस का कोड, डिस्क्रिप्शन, डिटेल, डेफिनेशंस होती है, उसको हेडर फाइल कहते हैं। खैर, पहला पार्ट हम लिखते हैं प्रोग्राम का। तो सबसे पहले नंबर साइन, ये सिंबल, इसको नंबर साइन कहते हैं। और उसके बाद एक डायरेक्टिव लिखा जाता है जिसको हम इंक्लूड डायरेक्टिव कहते हैं। इंक्लूड लिख दिया, उसके बाद एंगल ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल। आप एक प्रोग्राम के अंदर जितनी मर्जी हेडर फाइल इंक्लूड करना चाहें कर सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक। जिस जिस हेडर फाइल के लाइब्रेरी फंक्शन हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करने हैं उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करते जाएंगे, बाकियों की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं stdio.h। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसकी फुल फॉर्म है। इसके लाइब्रेरी फंक्शन प्रिंट है और स्कैनफ का हमने इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया। उसके बाद आप लिखेंगे मेन। मेन के बाद ये ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये आगे मेन की बॉडी, इसके अंदर सी स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने जो पहली लाइन लिखी, ये प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये सारा मेन फंक्शन है, और इसके अंदर आके हम सी की स्टेटमेंट्स जो है वो लिखते होते हैं। हम देखें, एक एक चीज़ के नाम होते हैं। यहाँ पर हम, मैंने कहा ना, सी की स्टेटमेंट लिखेंगे। तो पहला मैं लाइब्रेरी फंक्शन से ही आगाज़ करता हूँ। एक लाइब्रेरी फंक्शन जहाँ पर एज अ सी स्टेटमेंट आ रहा है, प्रिंट एफ।
प्रिंट एफ एक लाइब्रेरी फंक्शन है। कौन सी फाइल का? हेडर फाइल studio.h का एक लाइब्रेरी फंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पर ऊपर इसकी हेडर फाइल मेंशन की ताकि इसको इस्तेमाल कर सकें। प्रिंट एफ कुछ भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना हो उसके लिए इस्तेमाल होता है। हम एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, इसके अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम। फाइल को सेव करना बड़ा ज़रूरी है इस प्रोग्राम के अंदर। कंट्रोल एस का बटन दबा के मैं इसको सेव करता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ फर्स्ट डॉट सी, खुद इसके साथ लग जाएगा और फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। तो ध्यान से देखना है, ये डॉट सी पी पी लग गया, सी प्लस प्लस, कोई इशू नहीं है, सेम रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा इससे भी। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे एक बटन है कंपाइल एंड रन, या इसकी शॉर्ट की है F11, वो प्रेस करके हम इसको रन कर लेते हैं। देखें, जो चीज़ हमने प्रिंट एफ के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी वो हमारी आउटपुट बन के आ गई। स्टूडेंट्स, ये चीज़ें मैं बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ पर जो ब्लैक स्क्रीन है इसके ऊपर जो कोड आ रहा है इस लाइन से ऊपर ऊपर, वो हमारी आउटपुट होगी। ठीक है, हमने प्रिंट एफ के अंदर वेलकम लिखा तो ये हमारा आउटपुट बन के आ गया। इसका मतलब प्रिंट एफ एक ऐसा लाइब्रेरी फंक्शन है जो चीज़ों को, जो कोड के रिज़ल्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने कोई भी कैलकुलेशन जो हम करेंगे, किसी भी किस्म का रिज़ल्ट हमने डिस्प्ले करवाना होगा स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट भी, ये याद रखें। तो ये एक मैंने आज आपको बताया। ये हमारा पहला प्रोग्राम पूरा हुआ। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, डिटेल में मेरी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। मैं थोड़ा जल्दी बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी हौनो मिल जाए, आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग से वाकिफ़ हैं। तो खैर, हमने इस तरह से प्रोग्राम जो है वो लिखना होता है। तीनों पार्ट ज़रूरी होते हैं लिखने। एक हमने प्रिंट एफ लिखा, मैं एक और प्रिंट एफ लिखता हूँ। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैंने वेलकम लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू माई यूट्यूब चैनल। फाइल को मैं कर देता हूँ सेव। फाइल को सेव करने के बाद मैंने इसको किया रन। एरर क्यों आ रहा है ये देख लें। हमें इसके सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड करना ज़रूरी होता है। स्टेटमेंट क्या होती हैं ये देख लें। जो चीज़ें इन दो ब्रैकेट्स के अंदर आ रही हैं, अभी तक ये माइंड में रखें कि वो सी की स्टेटमेंट्स हैं, और हर एक सी की स्टेटमेंट को इस सेमीकोलन से टर्मिनेट करना पड़ता है, इसलिए इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी जो है वो कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखी, इनको मैं रन करता हूँ तो एक ही लाइन में मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक ही लाइन में आ रहा है। हाँ, कि मैंने दो लाइनों में कोड जो है वो लिखा था। मैं इसको आपको यूँ समझाता हूँ, एक दफ़ा नीचे आ जाए। मैंने यहाँ पे कुछ स्टार बना दिए। अब सपोज़ कर लें मैं बी का बटन प्रेस करता हूँ, मुझे बताएं ये बी लिखा हुआ कहाँ पे प्रिंट होगा? इन स्टार के बाद। अब यहाँ पे ये एक छोटी सी लाइन ब्लिंक कर रही है, इसको इंसर्शन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, कुछ लोग इसको कर्सर भी कहते हैं। या जो लाइन ब्लिंक कर रही है वर्टिकल बार, ठीक है। मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ, बी इसके ऊपर यहाँ पे लिखा गया। आप सोच रहे होंगे कि यहीं पे ही लिखा जाना था। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। अगर मैं यहाँ पर एंटर का बटन दबा दूँ, ये कर्सर नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा, और अब बी लिखते हैं तो नीचे लिखा जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या, गौर से देखिएगा। मैं एक दफ़ा इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट क्या होता है? ये अब स्टेटमेंट कमेंट्स बन चुकी है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये मैं बात दोबारा नहीं बताऊंगा। ये लाइन कमेंट बन चुकी है। जो लाइन कमेंट बन जाती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। समझ लें कि ये लाइन यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। प्रोग्राम को रन करता हूँ, गौर से देखिएगा। जो कर्सर, ये लाइन छोटी सी आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है, ये एक्चुअली वेलकम के बाद है। इसको भी समझाने के लिए मैं एक और तरीक़ाकार इस्तेमाल करता हूँ। मैं यहाँ पर एक और हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ, conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट इसको कहते हैं। एक यहाँ पर मैं लाइब्रेरी फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ getch। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये ना भी इस्तेमाल करें तो काम चलता है। ये देखें, अब असल चीज़ अब समझ आएगी, गौर से देखें। ये छोटी सी लाइन जिसको हम इंसर्शन पॉइंट या कर्सर कह लें, वेलकम के बाद है।
अब हम कुछ भी प्रिंट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे ये कर्सर होगा वहीं पे प्रिंट होगी ना। कर्सर को थोड़ा मैं आगे मूव कर देता हूँ, 3 स्पेसेस देखें, कर्सर 3 स्पेसेस आगे चला गया। मैं कर्सर 3 स्पेसेस आगे नहीं करता, यहाँ पे \n का इस्तेमाल कर देता हूँ। कर्सर कहाँ पे है? कर्सर नीचे वाली लाइन पे है। अब आपको आएगी इसकी समझ। कर्सर चूँकि नीचे वाली लाइन पे था \n की वजह से, तो हमारी जो बाकी जो लाइन थी वो नीचे वाली, बाकी जो कोड था, बाकी जो आउटपुट थी वो नीचे वाली लाइन पे ऑटोमेटिकली आ चुकी है, क्योंकि कर्सर जहाँ पे था। अब हम कुछ भी प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट होगा जहाँ पे ये कर्सर है। मैं दोबारा से न्यू लाइन हटा के 2 स्पेसेस दे देता हूँ, और से देखिएगा वेलकम के बाद 2 स्पेसेस और आगे बाकी आउटपुट आ रही है। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि हमने न्यू लाइन के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए \n का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ने लगा हूँ, मैं कुछ शॉर्टकट यूज़ करते हुए आगे जाऊँगा। देखें, हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ना कोई वैल्यू स्टोर की, ना कोई किसी किस्म की कोई कैलकुलेशंस की, कुछ भी नहीं किया। अब हमने कुछ वैल्यूज़ स्टोर करनी हैं, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी हैं। वैल्यूज़ कहाँ पे स्टोर करें, कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करें? ज़ाहिर सी बात है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो रिज़ल्ट भी स्टोर करना ही होगा, और वैल्यूज़ को स्टोर करना है, रिज़ल्ट को स्टोर करना है, तो मैं कोई मेमोरी चाहिए होगी, और उस मेमोरी को वेरिएबल कहते हैं। और अब मैं आपको वेरिएबल के बारे में बताने लगा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वेरिएबल समझ में आ जाता है तो आपको सारी की सारी प्रोग्रामिंग जो है वो समझ आने लग जाएगी। हमें रैम में से कुछ एरिया मिल जाता है जहाँ पे हम डाटा रखते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और उसका रिजल्ट स्टोर कर लेते हैं, और फिर रिजल्ट उठा के स्क्रीन पे शो करवा देते हैं। ये प्रोग्रामिंग है, बड़ा आसान है, और से देखना है। मैं यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल ऐड करूँगा। पानी पीना हो, हम पानी गिलास में डालते हैं। गिलास एक मेमोरी एरिया है जहाँ पर पानी स्टोर हुआ। चाय पीनी हो तो कप का इस्तेमाल करते हैं। कप एक मेमोरी एरिया है जहाँ पर चाय स्टोर हो रही है। देखिए, चाय के लिए कप और पानी के लिए गिलास का इस्तेमाल, मतलब जिस तरह का डाटा वैसा वेरिएबल। प्रोग्रामिंग के अंदर देखें ना, जिस तरह का डाटा होगा वैसा वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा, और हमें कुछ डाटा की टाइप्स के बारे में पता होना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं मुख्तसर सा बता के आगे चलूँगा कि यहाँ पर मैं 3, सॉरी चलें 4 कर लेते हैं। 4 डाटा टाइप्स का ज़िक्र करूँगा, और हम 4 तरह का वेरिएबल बनाएँगे डाटा को स्टोर करने के लिए। फिर हम आगे कैलकुलेशंस की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग, 4 वेरिएबल मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ रेज, नीचे आ जाता हूँ। ये है हमारा कमेंट एरिया, मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं इसको। इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो प्रोग्रामिंग ये वाला सॉफ्टवेयर जो है वो एरर नहीं देगा। ध्यान से देखना है आपने। एक डाटा टाइप है इंट, इंटीजर के लिए अगर हमने कोई स्टोर करना है पॉइंट के बगैर, किसी भी किस्म की कोई वैल्यू, कोई नंबर स्टोर करना है वेरिएबल में, उसके लिए हम इंट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमने कोई पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हम फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए 4, और स्ट्रिंग यूज़ करना है तो 4 ही यूज़ होगा। लेकिन वेरिएबल के साथ हम इस ब्रैकेट के अंदर साइज़ जो है वो देंगे तो वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाएगा, और इसको हम स्ट्रिंग वेरिएबल कहेंगे। ये जस्ट आपको समझाना था। अगर आप इंटीजर का वेरिएबल बना रहे हैं तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर का पता होना चाहिए कि इंटीजर के लिए %d या %i का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोट के लिए %f या %g शो करवाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, %c, और इसी तरह अगर आपका स्ट्रिंग का वेरिएबल है तो %s यूज़ होगा। अब अभी तक के लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है इसको एक साइड पे कर दें। आप ये माइंड में रखें कि अगर वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो इन दोनों में से कोई इस्तेमाल करेंगे, फ्लोट का है तो शो करवाने के लिए वैल्यूज़ को इन दोनों में से एक का इस्तेमाल करेंगे, और अगर करैक्टर टाइप का वेरिएबल है तो %c का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रिंग को एक दफ़ा छोड़ दें, स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है, बाद में बताऊंगा।
वेरिएबल पहले बनाना पड़ता है, फिर हम आगे जाके उसको इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल बनाना उसको वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखें, मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। सबसे पहले डेटा टाइप लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? डेटा टाइप। उसके बाद स्पेस दी जाती है आगे, वेरिएबल नेम, आगे सेमीकोलन। ये वो तरीकाकार होता है वेरिएबल बनाने का। हम एक्चुअली यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने स्टोर करना है 5। क्या 5 में कोई पॉइंट आ रहा है? नहीं आ रहा। इंटीजर नंबर है। क्या करेंगे हम? इंट लेंगे। बोल्ड हो गया, इंट एक कीवर्ड है, इस वजह से वो बोल्ड हुआ। अब वेरिएबल का नाम रखना है, जो नाम मर्जी रख लें, ABC XYZ PQR, बड़ा नेम भी रखा जा सकता है। फ़िलहाल सिंगल लेटर रखें शुरू में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद बड़े नाम रखते जाइएगा जैसा आपका दिल करे। फ़िलहाल हम वेरिएबल का नाम रखते हैं n, चूँकि हमने नंबर स्टोर करना है। नंबर कौन सा स्टोर करना है? ये वेरिएबल हमने बना लिया इंटीजर का। हमने पॉइंट वाली इस वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो हम फ्लोट लिखेंगे, वेरिएबल बना लेंगे। कैरेक्टर स्टोर करना 4 लिखेंगे, CH वेरिएबल बना दिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि फ्लोट का वेरिएबल बनाना है तो B लिखना है, इंटीजर का बनाना है तो N लिखना है, कैरेक्टर का बनाना है तो CH। ज़रूरी नहीं है, जो नाम आपका दिल करता है। प्रैक्टिस जैसे जैसे आप मेरी वीडियो देखते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। फ़िलहाल मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का n। इसको वैल्यू कैसे स्टोर करें इस वेरिएबल के अंदर? फ़िलहाल 2 मेथड हैं वैल्यू स्टोर करने के। वैसे 3 होते हैं, फ़िलहाल 2 बता रहा हूँ। एक हम वेरिएबल बना रहे हैं डिक्लेरेशन के दौरान, साथ ही मैं वैल्यू दे देता हूँ। इसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अगर आप यहाँ पर वैल्यू नहीं देते, नीचे आके वैल्यू देते हैं, वैल्यू फिर भी हम स्टोर कर सकते हैं। अब ये इनिशियलाइजेशन नहीं है, ये असाइनमेंट है। दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। साथ भी वैल्यू दे सकते हैं, अलग से भी। इस वैल्यू को शो कैसे करवाएं? प्रिंट एफ इस्तेमाल होता है कुछ भी शो करवाना हो तो, पहले बता चुका हूँ। पहले हम इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में लिखते थे कुछ। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम कुछ भी लिखें, जैसे मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ n। प्रोग्राम को जब मैं रन करूँगा तो वो एज इट इज़ शो हो जाएगा। ये नहीं है कि n की वैल्यू शो होगी, नहीं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी होगा वो वैसे का वैसे ही शो हो जाएगा। वैल्यू ऑफ n लिखा हुआ आ गया। हमने चूंकि n की वैल्यू शो करवानी है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर बताए थे। इंटीजर है तो d का इस्तेमाल होगा, इधर कॉमा लगेगा, इधर वेरिएबल इस्तेमाल होगा। और से देखिएगा, देखें 5 शो हो रहा है ना, n के अंदर 5 पड़ा है। हम वैल्यू चेंज करके ना यहाँ पे 67 कर दी, प्रोग्राम को रन किया, 67 शो हो रहा है। ये देख लें, n की जो वैल्यू होगी वो आउटपुट बन जाएगी। हाँ, अब देखें %d n की वैल्यू शो करवा रहा है। मैं %d के लेफ़्ट साइड पे एक मैसेज दे देता हूँ, एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, इक्वल लगा दिया। देखें वो वैसे का वैसा मेरा नाम शो हो गया, इक्वल का साइन भी शो हो गया। अगर मैं अपने नाम की बजाय यहाँ पर लिख दूँ वैल्यू ऑफ n, तो कितना ज़बरदस्त लगेगा। वैल्यू ऑफ n इक्वल 67। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हमने जैसी वैल्यू शो करवानी होगी वैसा मैसेज देंगे। अगर इधर n है तो हमने मैसेज दे दिया वैल्यू ऑफ n। ज़रूरी नहीं है कि हम वेरिएबल का नाम n रखें, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर x कर दिया, वैल्यू फिर भी शो हो जाएगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इधर वेरिएबल कौन सा है। यहाँ पर हमने जो कुछ भी लिख दिया वो वैसे का वैसे ही शो हो जाएगा। उधर x है, मैंने इधर लिख दिया वैल्यू ऑफ n, तो उसने वैल्यू ऑफ n ही बताना है, ना कि वो वैल्यू ऑफ x। उसको नहीं पता कि वेरिएबल का नाम क्या है। देखें, हम खुद अपने दिमाग से सोच के जहाँ पर वेरिएबल x लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ x इक्वल, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब एक और चीज़ बताना बड़ी ज़रूरी है कि ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एक तो इससे पता चलता है कि ये जो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का है। दूसरा, इस पूरे मैसेज के मैसेज के लिहाज से वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को कहाँ पे शो करवाना है, इस वेरिएबल की वैल्यू को कहाँ पे शो करवाना है, चीज़ को समझिएगा।
मैं इसको उठा के इधर लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे, अब देखिएगा होता है क्या, 67 पहले शो हुआ, मैसेज बाद में शो हुआ। मतलब ये इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जहाँ पर होगा वहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू शो होगी। हम एक प्रिंट एफ में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को भी शो करवा सकते हैं। कैसे शो करवा सकते हैं, चीज़ को समझिएगा। एक वेरिएबल ए बनाया जिसके अंदर हमने 5 रख दिया, एक वेरिएबल बी बनाया जिसके अंदर हमने 10 रख दिया। दोनों की वैल्यूज़ शो करवाता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पर पहले ए फिर बी लिखा है तो मैं यहाँ पर मैसेज भी ए का दूंगा। वैल्यू ऑफ ए इक्वल परसेंटेज डी, मैं कॉमा लगा देता हूँ। वैल्यू ऑफ बी इक्वल परसेंटेज डी। देखें, पहला परसेंटेज डी पहले वेरिएबल की वैल्यू शो करवा देगा। उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि हमने यहाँ पर मैसेज क्या दिया है। देखें, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ बी इक्वल 10। जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर स्टोर की थी वही शो करवा रहा है। आप इन वेरिएबल की जगह चेंज करके देख सकते हैं। क्योंकि हमने मैसेज चेंज नहीं किए तो वो पहले बताएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल 10। एक्चुअली वो 10 ए की वैल्यू नहीं है, बी की। हमने पहले बी लिखा हुआ है, बाद में ए लिखा हुआ है, इसलिए बाद में ए की वैल्यू शो करवा है, पहले बी की शो करवा रहा है। मैसेज तो हमने चेंज नहीं किया। तो मैं बता रहा हूँ कि मैसेज आपने मौका की मुनासबत से अपने दिमाग से सोच के लिखना है। प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक डेवलप करने का मतलब भी यही है कि मौका की मुनासबत से चीज़ों को खुद अपने दिमाग से सोचें कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बिल्कुल हमने क्या कहते हैं ना, लकीर का फ़कीर, वो वाला काम ना करें। थोड़ा सा दिमाग से सोच के चलें तो ये मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। अब एक्चुअली हमने यहाँ पर क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमने दो वेरिएबल लिए, दोनों की वैल्यूज शो करवा दी। एक और वेरिएबल लेता हूँ एस। एस एक्चुअली सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर एस लूँ, मैं कुछ और भी ले सकता हूँ, सी भी ले सकता हूँ, एक्स भी ले सकता हूँ, एन भी ले सकता हूँ। मैंने एस लिया और ए प्लस बी करवा दिया और मैं आगे सेमीकोलन लगा देता हूँ। क्या होगा, ए की वैल्यू उठाएगा और उधर से बी की वैल्यू, दोनों को प्लस करेगा, एस में डाल देगा। खुद चेक कर लें, परसेंटेज डी और एस, एस की वैल्यू शो करवा के देख लेते हैं। 15 ही होगा। देखें, 15 शो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस 15 से पहले अगर मैं लिख दूं सम इक्वल, तो कितना अच्छा लगेगा। सम इक्वल 15, बिल्कुल ज़बरदस्त ऐसे ही है। मैं लिख दूं सम ऑफ टू नंबर्स इज, अब ये लिखा हुआ आ जाएगा सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। ये मैं बता रहा हूँ बार बार कि मैसेज आपने अपने दिमाग से सोच के लिखना है। पहले वाला भी ठीक था, अब वाला भी ठीक है, जिसको जो अच्छा लगता है वो लिख लें। रही बात वेरिएबल का नाम कैसे रखना, तो ये बड़ा आसान है, कुछ भी रखा जा सकता है। कोई भी लेटर, लेटर प्लस डिजिट, लेटर प्लस डिजिट प्लस अंडरस्कोर, लेटर प्लस अंडरस्कोर, अंडरस्कोर प्लस डिजिट। मतलब सैम्बल्स में से हम सिर्फ अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। करके दिखाता हूँ। डिजिट में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेटर्स छोटे बड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाँ, वेरिएबल का नाम, उसमें जो पहला लेटर होगा ना वो डिजिट ना हो, अंडरस्कोर हो या कोई अल्फ़ाबेट हो, लेटर हो, डिजिट ना हो, बस ये एक कंडीशन है। वेरिएबल के नाम में स्पेस ना हो। कोई भी कीवर्ड हम वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बुक के ऊपर रूल्स दिए हुए हैं, लाजमी पढ़ लीजिएगा, रूल्स को फॉलो करते हुए वेरिएबल बनाइएगा। एक तो हमने रूल्स को फॉलो करते हुए वेरिएबल बनाना है और दूसरा नाम ऐसा रखना है जो उसके लिए सूटेबल हो। जैसी वैल्यू स्टोर कर रहे हो वैसा नाम आपने अपने दिमाग से सोच के रखना है। वही बात आ गई ना, लॉजिक कैसे बिल्ड करनी है। चीज़ों को अपने दिमाग से सोच के चलें। हमने एक सर्कल है, उसका रेडियस, सॉरी रेडियस इंटर करना है और सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। मतलब सरकमफ्रेंस फाइंड करना है और रेडियस इंटर करके एक वेरिएबल तो रेडियस के लिए बन जाएगा,
चाहे आप आर लिख लें, चाहे पूरा रेडियस लिख लें, चाहे रेडी लिख लें, RADI, आपकी अपनी मर्जी। हमने सरकमफ्रेंस फाइंड करके स्टोर करना है। या सी ले लें, या CIR ले लें, या सरकमफ्रेंस पूरा लिख लें, तीनों ही ठीक होंगे। अब ऐसा ना कीजिएगा कि हमने लेंथ स्टोर करनी है और आपने उसके लिए रेडियस लिया हो। आपने एरिया स्टोर करना है, वेरिएबल का नाम रख लें सरकमफ्रेंस, स्टोर हो जाएगा। कंप्यूटर ये नहीं कहेगा कि आपने क्या कर दिया। नहीं, कंप्यूटर तो एक मशीन है, उसने डाटा को एक्सेप्ट कर लेना है, स्टोर कर लेना है। ये आपने अपने दिमाग से सोचना है कि हम कैसा डाटा स्टोर करें, कैसा नाम रखें। एक छोटा सा प्रोग्राम और हम करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सारा मैं यहाँ पर रेज कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। डाटा टाइप कैसे सेलेक्ट करें, इंटीजर कब रखनी है, फ्लोट डेटा टाइप कब लेनी है, कैरेक्टर कब लेनी है, बड़ा आसान है। आपने आपने कोई भी प्रोग्राम करना है ना, अपने दिमाग में उसको रन कर लें, सोच लें कि कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी जो हम इंटर करेंगे, कैलकुलेशन के लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, रिजल्ट कैसा होगा। ये चीज़ें आपने अपने दिमाग से सोचनी है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने एक रेडियस इंटर करना है, सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, 2πr इसके अंदर फार्मूला लगता है, 2πr। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2πr उसका फार्मूला है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, जिसको 3.1417 भी कहा जाता है। 3.1417 देखें, पॉइंट वाली वैल्यू है। सिंपल सी बात है, अगर पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी है तो हम फ्लोट का वेरिएबल लेंगे। और अगर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे कमेंट्स में, 2πr। यहाँ पे चूंकि मैं सिंबल नहीं लगा सकता, प्रोग्रामिंग के अंदर हूँ। देखें, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, और पाई जो है मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, 3.1417 मल्टीप्लाई आर, ये फार्मूला है। पाई की वैल्यू चूंकि पॉइंट में है, एक पाई की वैल्यू स्टोर करने के लिए हम फ्लोट का वेरिएबल लेंगे, और आर जैसे मर्जी लें, चाहे इंटीजर का लें चाहे फ्लोट करें, सरकमफ्रेंस में स्टोर करेंगे। देखें, पॉइंट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर पॉइंट में ही होगा ना, ये भी हमें फ्लोट टाइप का ही लेना पड़ेगा। और अब रह गया आर, चाहे फ्लोट का लें चाहे इंटीजर के, आपकी अपनी मर्जी है। मैं फ्लोट का ले लेता हूँ, आप इंटीजर का वेरिएबल ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे दोनों ठीक होंगे। लेकिन हम एक वेरिएबल इंटीजर के लें और 2 फ्लोट के, सारे ही फ्लोट के ले, काम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हम यहाँ पर फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेते हैं। एक रेडियस के लिए मैं आर लेता हूँ, सरकमफ्रेंस के लिए सी, और मैं पाई के लिए यहीं पे वेरिएबल लेकर ना उसमें 3.1417 स्टोर कर देता हूँ। कितना रेडियस, क्वेश्चन में ये कहता है कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट रेडियस फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। उसने कहा इनपुट करें, उसने तो वैल्यू बताई नहीं। जो आपका दिल करता है वैल्यू दें, छोटी वैल्यू दें, बड़ी दें, जैसी मर्जी दें, आपका प्रोग्राम ठीक होगा। जब वैल्यू बता दें कि इतना रेडियस है, अब सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करें, आपको वही वैल्यू देनी पड़ेगी। जब उसने वैल्यू बताई नहीं, जब उसने वेरिएबल का नाम नहीं बताया, जो नाम मर्जी रखें, जो वैल्यू मर्जी दें, सारा ही ठीक होगा। तो इस प्रोग्राम के बाद हम वीडियो का एंड करते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। यहाँ पर मैं आर को 5 असाइन कर देता हूँ, और 5 असाइन करने के बाद फार्मूला अप्लाई करता हूँ, सरकमफ्रेंस इक्वल टू, मल्टीप्लाई के लिए ये सिंबल लगेगा, 2πr स्टाइरक आर। ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमें यहाँ पे स्टाइरक ही यूज़ करना पड़ेगा। 2πr फार्मूला लगाया, और प्रिंट एफ, कुछ भी शो करवाना है प्रिंट एफ ही लगेगा ना। सरकमफ्रेंस पूरा मैसेज दिया, इक्वल परसेंटेज। अब चूँकि फ्लोट टाइप के वेरिएबल हैं तो यहाँ पर एफ लगेगा, ना कि डी। और यहाँ पर मैं सरकमफ्रेंस की वैल्यू शो करवा देता हूँ। और से देखिएगा, हमने जो प्रोग्राम लिखा है इसका रिज़ल्ट जो है वो शो हो रहा है 31.417 000, ये आंसर आ रहा है। देखें, लास्ट पे
000 ना भी लगा हो तो भी आंसर हमारा ठीक होगा। ये फ्लोट का जो वेरिएबल होता है पॉइंट के बाद 6 डिजिट को स्टोर करता है और 6 डिजिट तक आंसर शो करवाता है। अब मैं यहाँ पे एफ की जगह पे अगर जी कर दूं तो एक्स्ट्रा जो ज़ीरो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। देखें, जो एक्स्ट्रा ज़ीरो थे वो ख़त्म हो गए और हमारा आंसर जो है वो आ रहा है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक इंतज़ार करें। इसको गौर से वीडियो को बार बार देखें, प्रैक्टिस करके देखें। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें, थोड़ी सी कोशिश करें, इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग समझ आने लग जाएगी। वीडियो की लेंथ बढ़ रही है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।